नमस्कार दोस्तों। सत्य क्रांति में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा। हम लोग पढ़ रहे थे अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें डिफाइन करी थी, कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे कि अमेरिका की सीमाएं वगैरह तो मैंने हल्का डिस्कस कर दिया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई थी। आज उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, उसके सुप्रीम कोर्ट में दूसरा संविधान संशोधन क्या कहता है, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसका कार्यकाल रहा है उसके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे कम किसका कार्यकाल रहा है ये भी हमने देखा था। इस समय कौन है जो है 2005 से है, जॉन रॉबर्ट्स, वो भी हमने देखा था। उसके अलावा अमेरिका की संसद को हमने देखा था कि उसकी संसद में कितने सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट, उसकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथ ही हमने देखा था कि पहले डायरेक्टली अमेरिका की राजधानी जो है वो न्यूयॉर्क नहीं थी, सॉरी वाशिंगटन नहीं थी। पहले न्यूयॉर्क थी, फिर फिलाडेल्फिया हुई और फिर वाशिंगटन हुई। जिन लोगों को वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत होगी, वीडियो को 360 पे कर लेंगे, आसानी से दिखने लगेगी। ठीक है, और ज़्यादा दिक्कत हो तो अच्छी जानकारी है तो 480 पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, 360 पे वीडियो बेस्ट दिखेगी, तो आप लोग क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। फिर हमने अमेरिका की सारी कंपनियां बता दी थी आप लोगों को। और फिर हमने बताया था अमेरिका का झंडा कब बना, और अमेरिका जो है अमेरिका का राष्ट्रगान किसने लिखा और कब लिखा। तो मैंने आप लोगों को बताया था फ्रांसिस स्कॉट की ने लिखा था 1814 में। ठीक है, 1814 फ्रांसिस स्कॉट की ने लिखा था द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, द स्टार स्पैंगल्ड बैनर के नाम से उन्होंने ये लिखा था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका का जनसंख्या में कौन सा स्थान है, एचडीआई रैंक में कौन सा स्थान है, उसकी जीडीपी कैसी है, भारत की जीडीपी से कितना आगे कितना पीछे, सब डिस्कस हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा सा अमेरिका के कुछ और फैक्ट पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, कोई फालतू की बात नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड जिस चीज के लिए होंगे वो है आपका अलास्का। सबसे ज्यादा आप इंटरेस्टेड किस चीज के लिए हैं, वो है आपका अलास्का। ठीक है, तो अलास्का को आप लोग याद रखिएगा 1867 में। ठीक है, शायद दिख रहा है, दिख रहा है। 1867 में अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था और पैसे दिए थे 7.2 मिलियन। पैसे कितने दिए थे? 7.2 मिलियन दिए थे। अर्थात आज के युग में जोड़े तो 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अमेरिका से रूस से अमेरिका ने खरीदा था। अलास्का जो है, ठीक है, अलास्का कब खरीदा? 1867 में खरीदा। ठीक है, अलास्का में ही, अलास्का में जो पहाड़ियां हैं उनको हम लोग अलास्का रेंज बोलते हैं। अक्सर क्या बोलते हैं? अलास्का रेंज बोलते हैं, अर्थात अलास्का पर्वत श्रृंखला बोलते हैं हम लोग उनको अक्सर। एक मिनट, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अलास्का रेंज बोलते हैं। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं आगे। आगे कहना यह है कि इस अलास्का रेंज में ही है माउंट मैकिनले। ठीक है, क्या है? माउंट मैकिनले। और ये माउंट मैकिनले का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, माउंट मैकिनले क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है। इस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। माउंट मैकिनले क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी है। अमेरिका के इस अलास्का रेंज में ही कैसी जलवायु पाई जाएगी? अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सर ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी। कैसी जलवायु पाई जाएगी? ध्रुवीय जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि कनाडा के उत्तर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही उत्तरी ध्रुव के नजदीक होते जाएंगे, तो वहाँ पे जलवायु कैसी हो जाएगी? ध्रुवीय जलवायु हो जाएगी। इसी अलास्का रेंज में ही एक हवा चलती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस हवा को हम लोग कहते हैं चिनूक हवा। कौन सी हवा कहते हैं? चिनूक हवा। ये चिनूक हवा जो है यह बर्फ भक्षक है। ठीक है, अर्थात जो बर्फ जमी होती है पर्वतों पर, जो बर्फ जमी होती है पर अलास्का रेंज की पहाड़ियों पर, उनको हटा देती है। जैसे आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि मुझे वीडियो अपलोड इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि लाइव किया था तो स्ट्रीमिंग ऑफ हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे अलास्का रेंज में कौन सी हवा चलती है? चिनूक हवा, जो कि एक बर्फ भक्षक है। जैसे अगर आप घाना में चले जाए तो वहाँ पर चलती है डॉक्टर हवा। ठीक है, जिसको वहाँ के लोग डॉक्टर हवा मानी जाती है, लेकिन होती है वो हरमट्टन हवा। उसका असली क्या नाम है? उसका असली नाम है हरमट्टन हवा। तो ये चीज आपको पता हो गई। ठीक है,
अब देखिए, ये जो सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका का, ठीक है, ये जो सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका का अर्थात पश्चिमी किनारे पर, इसे हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं। जैसे भारत में किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछे भारत की सिलिकॉन वैली, जल्दी से बता देंगे आप लोग। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो है आपकी बेंगलुरु सिटी। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु सिटी। अब इससे सिलिकॉन वैली में बार बार कह रहा हूँ, ये सिलिकॉन है क्या? जो आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, इलेक्ट्रिक सामानों में जो सिलिकॉन यूज की जाती है, जो चिप यूज करी जाती है, वो सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, और जो पतली धारियां बनाई जाती है इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह होने के लिए, वो अक्सर सिलिकॉन से ही बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें, उसकी प्लेट भी सिलिकॉन की अक्सर बनाई जाती है। तो ऐसा सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है? सैन फ्रांसिस्को में किया जाता है। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका का हॉलीवुड शहर कहलाता है। अमेरिका का हॉलीवुड सिटी किसे कहा जाता है? तो लॉस एंजल्स को कहा जाता है। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होने जा रहा है? पेरिस में होने जा रहा है। फिर 2028 का कहाँ पर होगा? 2028 का ओलंपिक जो होगा, 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स में ही होगा। ठीक है, 2028 का ओलंपिक। ठीक, चलिए, ये इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अमेरिका की सीमा इससे लग रही है, किससे? कनाडा से। ये कौन सा देश है? ये पूरा देश कनाडा है। ये कौन सा देश है? पूरा ये देश कनाडा है। ये उसका एक मुख्य शहर मॉन्ट्रियल है। ठीक है, मुख्य शहर मॉन्ट्रियल है, और ये उसकी कैपिटल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओटावा। इसकी कैपिटल को क्या कहा जाता है? ओटावा कहा जाता है, कनाडा की कैपिटल को। ठीक है, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। तो कनाडा से इसकी ये सीमा लगती है, और ये अलास्का रेंज वाली सीमा लगती है। किसकी भैया मैं बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ अमेरिका की। किसकी बात कर रहा हूँ? अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो इसकी सीमाएं लगती हैं अमेरिका की। ठीक, तो अब आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है। इसे ही हम लोग 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। इसे हम लोग 49 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। अब आप लोगों को ध्यान देना होगा, ध्यान से ये समझना होगा कि अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में कौन है। देखिए, यहाँ पे ये अमेरिका की सीमा किससे लग रही है? मैक्सिको से लग रही है। दक्षिण वाली सीमा किससे लग रही है? मैक्सिको से लग रही है। और उत्तर वाली सीमा किससे लग रही है? कनाडा से लग रही है। ये नीले कलर में जो है, ये पूरा कनाडा ही है। ठीक है, यहाँ पे है हडसन की खाड़ी, ये भी याद रख लीजिएगा, हडसन की खाड़ी जो कि फेमस है। ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है। ठीक, तो समानांतर 49 डिग्री रेखा किसके किसके बीच गुजरती है? ये गुजरती है कनाडा और अमेरिका के बीच से। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये झील जो है, यहाँ पे तीर ले गए हैं हम, और हमने बताया है सुपीरियर झील के बारे में। किस झील के बारे में? सुपीरियर झील के बारे में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आप बताते हैं, किसको जानते हैं? कैस्पियन सागर को। किसको बताते हैं? कैस्पियन सागर को बताते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, देखो, कैस्पियन सागर कैसी झील है? कैस्पियन सागर झील है खारे पानी की। किसकी? साल्ट वाटर की या सॉलिड वाटर की। तो खारे पानी की झील है। अगर आपसे मीठे पानी की पूछ दे फिर क्या होगा? अगर आपसे मीठे पानी की झील पूछ दे तो फिर क्या होगा? तो मीठे पानी की जो झील होगी वो होगी सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील। ठीक, अब ध्यान से देखना, सुपीरियर झील के अलावा अमेरिका के हिस्से में और कुछ कनाडा के हिस्से को भी लेते हुए, ठीक है, आधा कनाडा में आधा अमेरिका में, लेकिन एक केवल अमेरिका में। अभी बताऊंगा कैसे। 5 झीलें होती हैं, इन सभी को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इन 5 झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, दूसरी कौन सी है? मिशिगन। तीसरी कौन सी है? ह्यूरॉन। तीसरी कौन सी है? ह्यूरॉन। चौथी कौन सी है? ईरी।
ठीक है, चौथी कौन सी है इरिन, और पांचवी जो है वो है ओंटारियो। पांचवी जो है वो कौन सी झील है, वो है ओंटारियो। अगर हम इन पांचों को मिला दें तो हम लोग इससे क्या कहते हैं जानते हो, इन पांचों को मिलाने के बाद हम लोग कहते हैं इसे ग्रेट लेक्स, ठीक है, या फिर महान झीलें। इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स या फिर महान झीलें कहा जाता है। इन सभी को मिलाकर हम लोग ग्रेट लेक्स कहते हैं, फिर महान झीलें कहते हैं। इनमें से फैक्ट अबाउट मिशिगन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिशिगन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि मिशिगन झील जो है वो एक ही देश के भीतर स्थित, एक ही देश के भीतर स्थित, एक ही देश के भीतर स्थित सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है। देखो मैंने सुपीरियर का भी नाम लिया, कैस्पियन का भी नाम लिया, लेकिन कैस्पियन में क्या है कि इसकी सीमा 5 देशों से लगती है, सुपीरियर की सीमा 2 देशों में लगती है। यहाँ तक की मान्यता ये है कि अगर सुपीरियर का पानी 1 फीट बढ़ जाए तो पूरे अमेरिका को डुबा देगा, ठीक है, इतनी बड़ी झील है ये सुपीरियर। ठीक है, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर, लेकिन इसकी सीमा 2 देशों में लगती है। इसकी सीमा कितने देशों में लगती है, 2 देशों में लगती है। लेकिन अगर हम बात करें मिशिगन की, तो मिशिगन की सीमा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर है। मिशिगन की सीमा जो है वो केवल अमेरिका में है। मिशिगन की सीमा कहाँ पर है, अमेरिका में है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली ह्यूरॉन है, ये कौन सी झील है, ये ह्यूरॉन है। ये कौन सी झील है, ये इरी झील है, और ये ओंटारियो है। ये क्या है, ओंटारियो है। ये बीच में जो हल्का सा गैप आपको दिख रहा है ये पानी है, ये पानी है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि अमेरिका की उत्तरी सीमा, अमेरिका की उत्तरी सीमा किससे लग रही है, अमेरिका की उत्तरी सीमा कनाडा से लग रही है। अमेरिका की उत्तरी सीमा किससे लग रही है, कनाडा से लग रही है। दक्षिणी सीमा किससे लग रही है, मैक्सिको से लग रही है। दक्षिणी सीमा किससे लग रही है, मैक्सिको की लग रही है। और इसके पूर्व में इस तरफ क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है। अमेरिका की पूर्वी सीमा किस देश से किससे लगती है, तो अटलांटिक महासागर से लगती है। और पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। तो अमेरिका की पश्चिमी सीमा किससे लगती है, प्रशांत महासागर से लगती है। ठीक, ये सारी बातें हो गई। ठीक, अमेरिका के जो फेमस शहर हैं, ठीक है, जो अमेरिका के फेमस शहर हैं ये सब क्या है, इसी तरह अटलांटिक महासागर के किनारे ही बसे हुए हैं। चलिए अब आप लोगों को कुछ जुड़े हुए प्रश्न बताता हूँ जो इन शहरों से जुड़े हुए हैं, यानी इन शहरों से जुड़े हुए प्रश्न देख लेंगे आपको। जुड़ा हुआ प्रश्न पहला ये है, ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। कब का प्रश्न है ये प्रश्न है ग्रुप डी 2018 का। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट पूछा था। यहाँ पे देख लीजिए बोस्टन है ना, तो मैं इसी के आगे लिखूंगा थोड़ा सा। ठीक, अगर मैं बात करूँ बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी, तो ये हुआ क्या था, देखो अमेरिका पे भी कभी ब्रिटेन वाले राज कर रहे थे। आपको कल ही बताया था मैंने कि अमेरिका क्या था, 13 कॉलोनियां थी, इन सबको मिलाकर फिर बाद में धीरे धीरे अमेरिका में 50 राज्य हुए आज़ादी के बाद। ठीक है, और आपको एक चीज़ और भी बताया होगा, नहीं बताया होगा तो याद कर लीजिएगा कि अमेरिका में शामिल होने वाला, अमेरिका में शामिल होने वाला अंतिम राज्य, अमेरिका में शामिल होने वाला अंतिम राज्य, ठीक है, लास्ट लिख दे रहा हूँ अर्थात अंतिम, वो है हवाई द्वीप। क्या है, हवाई द्वीप। ये कब शामिल हुआ, 1959 में, 1959। ठीक, अमेरिका के झंडे में कितनी धारियां हैं, 13। अमेरिका के झंडे में कितनी धारियां हैं, 13। सितारे कितने, 50। धारियां कितनी, 13, और सितारे कितने, 50। तो फिर बात आती है बोस्टन टी पार्टी की। बोस्टन टी पार्टी की, तो देखो अमेरिका वालों पर भी राज कर रहे थे ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेन से चाय की खेप लद कर, ठीक है, बड़ी वाली जहाज होती है ना, पानी में तैरने वाली, समुद्र में चलने वाली, उस जहाज पर काफी ज्यादा मात्रा में चाय भरे डिब्बे, ठीक है, जो बॉक्स होते हैं वर्गाकार, ठीक है, उन बड़े बड़े डिब्बों में चाय भर कर जा रही थी। जैसे बोस्टन, ये देखो तट है, बोस्टन के तट पर पहुंची तो अमेरिका के लोग पहले से ही नाराज थे, जो वहां के मजदूर थे, इन्होंने उठाकर सारी चाय की पेटियां कर दी, समुद्र में फेंक दी। इस घटना को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना। क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी की घटना, जो घटी थी 1773 में। कब घटी थी, 1773 में। और कहाँ पर, ये अमेरिका के एक शहर बोस्टन में, अमेरिका के एक शहर बोस्टन में घटी थी।
अमेरिका की पहले राजधानी क्या रहा करती थी? न्यूयॉर्क। फिर मैंने बात करी उसके बाद होती थी फिलाडेल्फिया। फिर जो बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया था, बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क है, उसी के बीच में फिलाडेल्फिया भी है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं पीएच लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे। इसी के बीच में फिलाडेल्फिया भी था। ठीक, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, न्यूयॉर्क है। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है, ये तो आपको पता ही होगा, न्यूयॉर्क है। लेकिन इसे न्यू एम्स्टर्डम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यू एम्स्टर्डम। अब न्यू एम्स्टर्डम कहने का क्या तात्पर्य भैया? क्यों कहेंगे न्यू एम्स्टर्डम? एम्स्टर्डम तो नीदरलैंड में है, बिल्कुल। तो कभी इस न्यूयॉर्क पर डच शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? डच लोगों का शासन हुआ करता था, इसलिए क्या कहते हैं इसे? न्यू एम्स्टर्डम कहते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क को न्यू एम्स्टर्डम कहते हैं। फिर चलते हैं हम लोग वाशिंगटन के पास। अब वाशिंगटन क्या है, ध्यान से देखना। वाशिंगटन में आप लोग बस इसी नाम से जानते होंगे दो कारणों से। इनमें से दो कारण सबसे प्रसिद्ध, पहला तो ये है कि अमेरिका की ये राजधानी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। ठीक, और मैंने कल बताया भी था कि कब वाशिंगटन आई थी राजधानी। तो वाशिंगटन के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या है ये? कैपिटल है। वाशिंगटन क्या है? कैपिटल है यूएसए की, कैपिटल ऑफ यूएसए। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास है। यहाँ पर इसके राष्ट्रपति का निवास है, और उस निवास को व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान है। दुनिया का सबसे सेफ प्लेस कौन सी है? बेस्ट दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, तो वो है व्हाइट हाउस। ठीक है, दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? वो है व्हाइट हाउस। ठीक, यहाँ पे एक नदी आ रही है और एक नदी और आ रही है। ठीक है, सेंट लुइस, ये दोनों नदियां एक जगह मिलती हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये है मिसौरी नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। और ये जो यहाँ पर है ये है मिसिसिपी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी। कौन सी नदी है भैया? ये वाली नदी मिसिसिपी नदी है। और मिसौरी और मिसिसिपी मिलती कहाँ पर है? सेंट लुइस में। मिसौरी और मिसिसिपी मिलती कहाँ पर है? सेंट लुइस में जाकर मिल जाती है। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो मैक्सिको की खाड़ी हो गई। यहाँ पर एक स्थान ये भी है, शिकागो। यहाँ पर कौन सा स्थान है? शिकागो। तो शिकागो के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि यहीं पर 1893 में, कब? 1893 में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिख रहा? दिख रहा। ठीक, चलिए। तो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो में धर्म सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1893 में। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। वो स्थान यही है, वो स्थान यही है। तो ये हो गई अमेरिका के बारे में खास बातें। ये क्या हो गई अमेरिका के बारे में खास बातें। अब बात चली है राष्ट्रपति की। तो वहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि वहाँ का राष्ट्रपति उतना ही पावरफुल है जितना भारत में भारत का प्रधानमंत्री। भारत में भारत का प्रधानमंत्री। इसमें और कुछ तो नहीं बच रहा है, शायद नहीं बच रहा है। हाँ, बाल्टीमोर बच रहा है। ठीक है, चलिए, तो बाल्टीमोर के बारे में भी बता देते हैं। बाल्टीमोर क्या है? एक्चुअल में बाल्टीमोर को यहाँ लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जब अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा गया था, अमेरिका का राष्ट्रगान लिखा गया था, तो लिखने वाले कौन थे? फ्रांसिस स्कॉट की। फ्रांसिस स्कॉट की। और राष्ट्रगान का नाम क्या था इनके भैया? द स्टार स्पैंगल्ड बैनर। द, ठीक है, द स्टार स्पैंगल्ड स्पैंगल्ड बैनर। ठीक, ये इनका राष्ट्रगान है। ये इनका क्या है? नेशनल एंथम है। ये क्या है? इनका राष्ट्रगान है। और लिखा किसने? राष्ट्रगान को लिखा किसने? तो लिखा था फ्रांसिस स्कॉट की ने। किसने? फ्रांसिस स्कॉट की ने। ठीक, स्कॉट की ने इसका राष्ट्रगान लिखा। और जब इन्होंने द स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा तो इसका मतलब क्या था कि मतलब जो हमारा चमकता झंडा है, ठीक है, चमक सितारों का चमकता झंडा या ऊंचा झंडा, तो
फ्रांसिस स्कॉट की ने इसको लिखा था 1814 में, तो लिखा था 1814 में, ठीक है, 1814 में लिखा, ठीक। लेकिन मजे की बात क्या थी कि उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली लिखने की, तो 1812 में चल रहा था बाल्टीमोर का युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा था? बाल्टीमोर का युद्ध, जिसमें एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ ब्रिटेन था। दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन था। इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था उसी को देखा इन्होंने। वहां पर इनको एक अपना झंडा अमेरिका का फटा हुआ, चिथड़े उड़ गए, ऐसा झंडा दिखा। तब उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और लिखा। तब इन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और इसको लिखा। तो ये हो गई अमेरिका की बातें, ये हो गई अमेरिका की ऊपरी बातें। अब चलते हैं राष्ट्रपति के पास, अमेरिका के सीधे राष्ट्रपति के पास, ठीक। अमेरिका की जलवायु और भौगोलिक स्थिति तो आप लोगों ने कल भी थोड़ी पढ़ी थी, आज भी थोड़ी पढ़ी है, तो आपका काम हो गया होगा, ठीक। चलिए, अभी ये मिटाने में समस्या ना करें, इसलिए थोड़ा सा अब वहां पे जो अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उनका एक इतिहास रहा। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, उनका एक काफी अच्छा इतिहास रहा है। काफी अच्छा का मतलब यह है कि उनका एक लंबा इतिहास रहा है। हर एक राष्ट्रपति के बारे में कुछ न कुछ लिखा जा सकता है, कुछ न कुछ कहा जा सकता है, कुछ न कुछ पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सबसे खास बात रही, कुछ लालची भी हुए, कुछ एकदम ईमानदार भी हुए, ठीक। सबसे पहले तो आप लोग जानते रहिए कि अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा कब करी थी? आज़ादी की घोषणा उन्होंने करी थी 4 जुलाई 1776 को। कब करी थी? 4 जुलाई 1776 को इन्होंने आज़ादी की घोषणा करी थी। तो यहीं से एक चीज निकल कर आती है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। भारत में भी क्या है? लोकतंत्र है ना, उसी ढंग से अमेरिका में भी था। तो 1776 में जब इन्होंने अपने क्रांति की घोषणा करी, 1786 रहेगा, 1786 रहेगा, 1786 रहेगा, ठीक है। क्रांति की घोषणा करी, अपनी क्रांति की इन्होंने घोषणा करी। एक मिनट देख लेता हूँ, सॉरी, 1776 ही रहेगा, 1776 ही रहेगा, ठीक। ऐसे डेट वगैरह देख लेने चाहिए, क्योंकि डेट अगर गलत हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बाकी चीज़ें तो चल जाती हैं, ठीक। तो 1776 में जब इन्होंने क्रांति की घोषणा करी 4 जुलाई 1776 को, तो ये क्या बन गए? विश्व के पहले, विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश, विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश, ठीक है, लोकतांत्रिक देश। और इन्होंने तब शुरुआत कर दी अपने संविधान की रचना करने की, अपने संविधान की रचना करने की, ठीक है, अपने संविधान की रचना करने की। तो इन्होंने 21 जून, ठीक है, 21 जून, 21 जून, 21 जून, और कब संविधान में का आया? इनका जो संविधान आया था वो आया था 1788 में। 21 जून 1788 को इन्होंने क्या किया? अपना संविधान जारी किया, इन्होंने अपना संविधान लागू करा, ठीक। इतना तक क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात आगे बढ़ती है बढ़िया से। जब इन्होंने संविधान लागू करा तो एक चीज ये भी हो गई कि विश्व के पहले देश, ऐसा विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश जिसने राष्ट्रपति का पद सृजित किया, ठीक है, जिसने राष्ट्रपति का पद बनाया, राष्ट्रपति का पद बनाया, ठीक है, राष्ट्रपति का पद बनाया। किसने? अमेरिका ने। किसने बनाया? अमेरिका ने बना दिया, ठीक। अब बात आती है आगे, ठीक। अब इसके 1788 में संविधान लागू हो गया, तो 1788 में ही इसके पहले राष्ट्रपति बने। 1788 में इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट अर्थात पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो पहले राष्ट्रपति जो बने वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये तो आपको पता ही होगा, जॉर्ज वाशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बन गए, ठीक। और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिकी क्रांति के ही असली नेता वही थे, इसलिए इनको 1792 में दोबारा बनाया गया। 1792 में ये फिर से दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। फिर इन्होंने कहा
लोगों ने कहा कि भैया चलिए, अब 1796 में इन्होंने कहा नहीं, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो इनके कार्यकाल में जब से तक ये राष्ट्रपति थे, उस दौरान अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन था? अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग लिख सकते हैं जॉन एडम्स। ठीक है, किसको लिखेंगे? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति के बाद अमेरिका में पावरफुल होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद अमेरिका में पावरफुल कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो जॉन एडम्स जो थे ये पावरफुल थे, लोग इनको जानते भी थे। तो लोगों ने इनको कहा भैया आप ही बन जाओ राष्ट्रपति। तो इसलिए अमेरिका में सेकंड, ठीक है, व्यक्ति के रूप में सेकंड और क्रम पद के रूप में तीसरे। ठीक है, व्यक्ति के रूप में सेकंड मतलब पहले जॉर्ज वाशिंगटन थे और दूसरे ये, और पद के रूप में तीसरे कि पहला जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा भी जॉर्ज वाशिंगटन और तीसरा जॉन एडम्स। ठीक, तो सेकंड राष्ट्रपति कहेंगे हम। क्या कहेंगे? सेकंड राष्ट्रपति बन गए कौन? जॉन एडम्स। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, जॉन एडम्स जो कि पहले राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट बन गए। फिर बात आती है इनके जो 9वें राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था विलियम हेनरी हैरिसन। यहाँ पे मैं 9वां लिखूंगा। ठीक है, 9वां। यहाँ पे फिर लिखूंगा विलियम विलियम हेनरी विलियम हेनरी हैरिसन। अब ये कौन है भैया? ये ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे कि इनको खुशी हम कह सकते हैं बर्दाश्त ही नहीं हुई। राष्ट्रपति बनने के 31 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 31 दिन तक ये राष्ट्रपति रह पाए। कितने दिन तक राष्ट्रपति रह पाए? 31st डे, मतलब 31 दिन। ठीक, ये 9वें राष्ट्रपति थे। फिर चलेंगे हम लोग काम के, सबसे ज्यादा काम के व्यक्ति के पास। सबसे ज्यादा काम के व्यक्ति कौन है हमारे लिए? सबसे ज्यादा अगर संघर्ष की मिसाल देनी चाहिए, ठीक है, अगर दुनिया में संघर्ष की मिसालों में से खोजा जाए, ठीक है, संघर्ष की मिसालों में से खोजा जाए, तो एक तो आएंगे आपके भीमराव अम्बेडकर। एक कौन आएगा? भीमराव अम्बेडकर, जो खूब संघर्ष की मिसाल है। ठीक है, और दूसरी मिसाल है सबसे बड़ा, मैं तो मानता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर से भी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के फादर जो थे वो सेना में थे, लेकिन इनके फादर जो थे केवल लकड़हारे का काम किया करते थे। वो है अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन। तो अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, अमेरिका के जो 16वें राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है भैया? 16वें राष्ट्रपति का नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पुरानी जो किताबें हैं उनमें दिया रहता है। नई किताबों में से तो हटा दिया गया है। नई किताबों में तो सरकारें चाहती हैं कि जो विचारधारा हमारी है सब वही पढ़ें, लेकिन मेरे ख्याल से सबको जानो, किसी को मत छोड़ो। ठीक, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल बड़ा दिलचस्प गुजरा। 1861 में राष्ट्रपति बने और 1865 में सत्य हरिश्चंद्र, इनको हरिश्चंद्र जी, भारत के हरिश्चंद्र जी बहुत पसंद थे। उन्हीं का नाटक देखते हुए किसी ने इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, वरना दोबारा राष्ट्रपति बनते। तो 1861 से 1865 आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अब्राहम लिंकन का कार्यकाल है राष्ट्रपति का, सिर्फ इसलिए मत याद कीजिएगा, इसलिए याद कीजिएगा क्योंकि इस दौरान अमेरिकी गृह युद्ध चला था। क्या चला था? अमेरिकी गृह युद्ध चला था। ठीक है, अमेरिकन सिविल वार चला था, जिसमें अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य आमने सामने आ गए थे। अमेरिका के उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य आमने सामने आ गए थे। उत्तरी राज्य इस युद्ध को जीते थे। ठीक है, उन्होंने जीता और कहा कि दास प्रथा खत्म हो। क्या हो? दास प्रथा खत्म हो। ये युद्ध एक्चुअल में दास प्रथा को ही लेकर लड़ा गया था। ये युद्ध दास प्रथा को ही लेकर लड़ा गया था और अब्राहम लिंकन के पास इस चीज को कंट्रोल करने में उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म कर दिया और खुद भी खत्म हो गए। ठीक है, बहुत कुर्बानी दी उन्होंने अमेरिका को संभालने के लिए। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने दूसरी बार से तीसरी बार राष्ट्रपति बनना उचित नहीं समझा और लोगों को मौका दिया जाए। हमारे यहाँ तो लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा वंश ही शासन करे, कुछ लोग चाहते हैं हमारी पार्टी ही हमेशा शासन करे। तो ऐसा नहीं था उन लोगों में देश पहले था, अपने खुद को बाद में रखते थे। इसीलिए तो अमेरिका है। ठीक है, तो जीता, दास प्रथा को खत्म करा दिया उत्तरी राज्यों ने। लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे कि दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति अब्राहम लिंकन को खो दिया। ठीक,
ये हो गए उनके 16वें राष्ट्रपति। कौन हो गए? 16वें राष्ट्रपति। आइए जरा इनके 32वें राष्ट्रपति से मिल लिया जाए। मैं तो कहूंगा ये अपनी किस्मत लिखवा कर पैदा हुआ था। अपनी किस्मत अलग से खुद कापी पेन और पेंसिल लेकर बैठ के लिखवा के तब पैदा। ठीक, अपनी किस्मत अलग से लिखवा कर पैदा हुए थे। 32वें राष्ट्रपति थे, 32 ठीक है, 32। अमेरिका का 32वां राष्ट्रपति जो था उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसके तो भाई मजे ही मजे रहे, इसके तो मजे ही मजे रहे, क्योंकि 1932 में चुनाव जीता, ठीक है, 36 में भी चुनाव जीत गया। तो लोगों ने सोचा कि इसी बीच क्या होता है, जानते हैं 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो खींच कर चला जाता है 45 तक। तो लोगों ने सोचा इस दौरान अपना लीडर चेंज करना सही नहीं है। तो इस भाई की एकदम चांदी आ गई और 36 के अलावा 40 और 44 में लगातार जीता, और आगे भी शायद जीतता ही रहता है आदमी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 1945 में बेचारे की डेथ हो गई, 1945 में इसकी मृत्यु हो गई, वरना ये आदमी और पता नहीं कितने दिन तक अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। आप कहेंगे सर इसके मजे क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो अमेरिका के संविधान में, अमेरिका का संविधान कब बना भैया? 1788 में। 230 साल हो गए होंगे। कुल कितने संशोधन हुए अमेरिका के संविधान में जानते हैं आप लोग? 27। कितने संशोधन हुए? 27। उनमें से एक संशोधन का जिम्मेदार ये है, ठीक है। अमेरिका में करना पड़ा फिर 22वां संविधान संशोधन। क्या करना पड़ा? 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन करने के बाद, 22वां संविधान संशोधन करने के बाद ये नियम लाया गया कि कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनेगा। कोई भी, ठीक है, कोई भी हो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ठीक है। 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। ये कब किया गया? 22वां संविधान संशोधन के जरिए कर दिया गया। अगर आप लोगों को आधुनिक इतिहास न समझ में आता हो तो कभी भी आधुनिक इतिहास समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बहुत सरल सा काम कीजिए। भारत में जितने भी गवर्नर जनरल हुए, बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर से शुरू कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव लाइव के जमाने से, ठीक है। अगर इन गवर्नर जनरलों का कार्यकाल आपने समझ लिया तो आधुनिक इतिहास आपके बाएं मुट्ठी में, ठीक है। उसी ढंग से अगर किसी भी देश का इतिहास समझना है, किसी भी देश का, ठीक है, सबसे सरल रास्ता होता है कि उस दौरान जो शासक हो, उस दौरान जो रूलर हो, जो शासन कर रहा हो, ठीक है, जितने भी लोगों ने शासन किया है उनके काम को बांटते चले जाइए, आसानी से इतिहास समझ में आ जाएगा। और अगर आप फैक्ट रटने पर बैठ जाएंगे कि शाहजहां के कार्यकाल में ये हुआ, सिकंदर के कार्यकाल में ये हुआ, चंद्रगुप्त के कार्यकाल में ये हुआ, तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा है उठाइए, कहाँ से उठाइए? बाबर से उठाइए और पढ़ते चले आए बहादुर शाह जफर तक, खत्म कर दीजिए इतिहास को, ठीक है। ये चीज ज्यादा सरल रहती है, ये चीज ज्यादा सरल रहती है, जो आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि अगर बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो सकती है, ठीक। तो मैंने बात कर ली 32वें राष्ट्रपति। 32वें के बाद आइए अब नए राष्ट्रपति पर आते हैं। नए राष्ट्रपति का मतलब यह है 44वें राष्ट्रपति, ठीक है। नवे राष्ट्रपति का मतलब यह है 44वां राष्ट्रपति। तो अमेरिका के जो 44वें राष्ट्रपति थे उनका नाम था बराक ओबामा। क्या नाम था? बराक ओबामा। बराक ओबामा को मैं न शामिल करता है इस लिस्ट में, लेकिन एक प्रश्न पूछ लिया था एसएससी ने, इसलिए मुझे इनको इस लिस्ट में जगह देनी पड़ी, ठीक है। तो बराक ओबामा पहली बार चुनाव कब जीते? 2008 में। अमेरिका में पहली बार चुनाव इन्होंने कब जीता? 2008 में। और दूसरी बार कब जीता? 2012 में। इन्होंने कब जीता? 2012 में। बराक ओबामा जो थे, इनके नाम पर रिकॉर्ड आप लोग नोट करेंगे कि ये अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति, अर्थात जितने भी लोग अभी तक राष्ट्रपति होते आए थे वो सब क्या थे? श्वेत थे। अमेरिका में जाति और धर्म से ज्यादा रेसिज्म है, आप इस चीज को मान लीजिए। वहाँ पे काले गोरे का बहुत बड़ा भेद है, इंडिया की तरह नहीं है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिन से हमारा नाता है, ठीक है। वहाँ पे काले, आपको यकीन नहीं होगा, पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले ये न्यूज आपने सुनी होगी कि शायद 2-3 साल पुरानी हो गई है, जॉर्ज फ्लॉयड के नाम के एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो काला था, ठीक है। पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा।
ठीक है, 2008 और 2012 में। आइए एसएससी से मुलाकात कर लेते हैं अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। इन्होंने एक पुस्तक पूछी इस साल 2021 में, बिकमिंग किसकी रचना है? तो बराक ओबामा की पत्नी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की पत्नी का क्या नाम है? मिशेल ओबामा। ये उन्हीं की किताब है, ये उन्हीं की किताब है। किसकी? मिशेल ओबामा की किताब है। क्या नाम है? बिकमिंग नाम है। बराक ओबामा साहब याद किए जाते हैं 2 मई 2011 की घटना के लिए। 2 मई 2011 को इन्होंने एक काम किया, बड़ा भयंकर काम किया, कि पाकिस्तान में घुसे बैठे आतंकवादी, ठीक है, क्या नाम था उसका? दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी माना जाता है अब तक, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन, इसको मार गिराया। कब? 2 मई 2011 को। ओसामा बिन लादेन ने मतलब आतंक की इतनी तरकीबें सोच रखी थी, ऐसे ऐसे आतंक करता था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे एक उदाहरण के लिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अमेरिका में है। किसी ने आतंक मतलब उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नष्ट करने के लिए इतना गजब की प्लानिंग की कि सीधे प्लेन ले जाकर उस बिल्डिंग में घुसा दिया, बिल्डिंग जलकर राख हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अजीब कारनामे थे वर्ल्ड ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन। तो 2 मई 2011 को पाकिस्तान में छिप कर बैठा था और आतंकवादी गतिविधि कर रहा था। इन्होंने बराक ओबामा ने अपनी सेना भेजी और इसको फिनिश कर दिया। 44वें हो गए। 45वें आते हैं अपने ट्रम्प। ठीक है, जिनको सचिन तेंदुलकर अर्थात सचिन तेंदुलकर कहने नहीं आता। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं। और फिर आते हैं 46वें, इनका क्या नाम है? जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन। ठीक, अभी मैंने राष्ट्रपति के बात छेड़ी थी, मैंने आपको बताया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो पहले उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। वर्तमान में कौन है? 49वें उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ उपराष्ट्रपति लिख रहा हूँ, 49वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, 49वें उपराष्ट्रपति। तो उनका नाम लिख लीजिएगा कमला हैरिस। उनका क्या नाम लिखेंगे आप लोग? कमला हैरिस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब अमेरिका को तो आप लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध में जब भी ये शामिल हुआ तो विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि हर 2 साल में जब भी ये शामिल हुआ विश्व युद्ध में, तो उसके दूसरे साल में ही ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया है, चाहे पहला रहा हो चाहे दूसरा रहा। ठीक है, इसके कूदने के अगले साल विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ऐसा हर बार किया है इसने और करके दिखाया। ठीक, ऐसा इसने हर बार किया, करके भी दिखाया। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो पहला विश्व युद्ध में हम बात करें तो वो शुरू हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, पहला विश्व युद्ध। ठीक, ये प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब कूदा, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। जिसमें अमेरिका कब कूदा? अमेरिका कूदता है इसमें 1917 में। ठीक है, वो तारीख कौन सी थी? 4 अप्रैल। ठीक है, तो अमेरिका कब शामिल हुआ? अमेरिका इसमें आता है, यूएसए कब आता है इसमें? 4 अप्रैल 1917, 4 अप्रैल 1917। उस समय राष्ट्रपति कौन था? ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। ठीक है, अब देखो पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? 1918 में समाप्त हो गया। तो वुडरो विल्सन ने कहा कि हमें देशों को क्या करना चाहिए? शांति समझौते करने चाहिए, अन्यथा पूरी दुनिया का व्यापार रुका रहेगा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुकी रहेगी। ठीक है, हमें शांति समझौते करने चाहिए। फिर हमें शांति समझौते करने चाहिए। तो वुडरो विल्सन ने 10 अप्रैल, ठीक है याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1920 को, 10 जनवरी होगा शायद, हाँ 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को इन्होंने क्या किया?
पेरिस शांति समझौता आयोजित किया। क्या आयोजित किया? पेरिस शांति समझौता आयोजित किया। पेरिस शांति समझौता आयोजित क्यों किया? क्योंकि पूरी दुनिया का व्यापार वगैरह हर एक देश एक दूसरे से नफरत कर रहा था, इसलिए रुका हुआ था, तो इन्होंने पेरिस शांति समझौता आयोजित करा। और इसमें एक चीज इन्होंने बनाई लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस क्या था? ये आज के यूएनओ का पूर्ववर्ती था। ठीक है, जो आज आप लोग यूएनओ देखते हैं, तो उस यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसी संरचना आज यूएनओ की है वैसी कोशिश उन्होंने, वुडरो विल्सन ने 1920 में ही कर दी थी। वैसी कोशिश उन्होंने 1920 में ही कर दी थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। याद रहेगा, पूछा गया प्रश्न है। और ये सब चीजें मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा, क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास की 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी ही। ठीक है, आप लोगों को कुछ नया लगेगा ही। चलिए, तो जो यूएनओ से पहले लीग ऑफ नेशंस बना था, ये दुनिया का पहला ऐसा संगठन था जो अंतर सरकारी था। पहली बार मतलब प्रयास किया था वुडरो विल्सन ने, पूरी दुनिया की सरकारें एक दूसरे का समर्थन करें व्यापार में, राजनीति में। ठीक है, तो इसलिए इसे हम लोग कहेंगे विश्व का पहला अंतर सरकारी, विश्व का पहला अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है, पहली बार ऐसा संगठन बनाया गया था, अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक, क्या था? लीग ऑफ नेशंस। क्या था? लीग ऑफ नेशंस। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार की ओर। सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें परमाणु बमों का प्रयोग किया गया, आपको पता ही होगा। नागासाकी, हिरोशिमा पर बम गिराए गए। जो ये जापान के दोनों शहर हैं, इन पर क्या हुए? बम गिराए गए। ठीक, और काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आज भी उसका नुकसान जापान को झेलना ही पड़ रहा है। ठीक, लेकिन अब हम लोग बात कर ही लेते हैं अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में रोल की। सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक। इसमें अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब कूदा? इसमें अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब कूदा था? तो अमेरिका कूदा था 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका कूदा 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका इसमें कूदता है और इस विश्व युद्ध को कर देता है समाप्त। उस समय इसके राष्ट्रपति कौन थे? उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मैंने भी बताया। इसी विश्व युद्ध के कारण 2-3 बार से अधिक राष्ट्रपति बने रहे। 4 बार। कितनी बार राष्ट्रपति बने रहे रूजवेल्ट? 4 बार बने रहे। एक चीज और याद रखिएगा, अमेरिका के 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनकी हत्या की गई है। ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, अमेरिका के कुल 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, दुर्भाग्यशाली कुल 4 राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनकी हत्या हो गई उनके कार्यकाल के ही दौरान। ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान। जो अमेरिका कहता है कि हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं, उसकी दशा आप लोग देख लो, उसकी दशा आप लोग देख। ठीक, चलिए, ये थी अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की गई नीतियां और तमाम चीजें जो भी उन्होंने किया, उसका पूरा इतिहास का खाका एक हमने आपके सामने पेश कर दिया है अमेरिका का। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे अब कुछ और फैक्ट, जैसे अमेरिका के पास कितनी सैन्य शक्ति है, कितनी परमाणु शक्ति है। ठीक है, उसकी एयरफोर्स कैसी है, उसकी नेवी कैसी है। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है भाई। हम ऐसा पढ़ना चाहते हैं ना कि हम एक बार पढ़ें और फिर दोबारा हमें कोई भी पूछे, हमसे ना कहता ना बने। ठीक है, हम ना कह ही ना पाए कि हमें इसका उत्तर नहीं पता है। ठीक है, अगर एक बार अमेरिका पर नजर डाली है तो अमेरिका के बारे में एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अमेरिका को 8 जुलाई 1884 को, ध्यान दीजिएगा, अब की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 8 जुलाई 1884।
1884 को फ्रांस ने गिफ्ट दिया, फ्रांस ने क्या किया, एक उपहार दिया। वो उपहार बड़ा कीमती निकला, उपहार बड़ा कीमती निकला। ये उपहार 1884 फ्रांस ने दे तो दिया अमेरिका की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए, अमेरिका की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए, लेकिन इसे अमेरिका बनाने में 2 साल ले लिया और ये काम हो गया पूरा 1886। मैं बात कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा हूँ। वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो है वो 151 मीटर है। कितनी है, 151 मीटर है। जब से तक स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये नहीं बने थे, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा बुद्धा जो चाइना में है, और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में है, केवड़िया में, ठीक है, ये सब नहीं बने थे। तो ये सबसे पहले क्या थी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनती गई और इसका वैल्यू कम होता चला गया, इसकी रैंक कम होती चले गए, ठीक। तो ये बना था 1886 में, ठीक है, 1886 में अमेरिका वालों ने इसको कब तैयार किया, 1886 में, ठीक है। और ये लगाया कहाँ पर उन्होंने, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक टापू है जिसका नाम है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क में टापू का क्या नाम है, मैनहट्टन टापू, वहां पर इन्होंने इसको लगा दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने लगा दिया। और याद रखिएगा फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी, क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी, ठीक है, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी। इसके क्या थे, वास्तुकार थे, ठीक है, आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्चर, वास्तुकला जो होती है ना उसको बनाने वाले को वास्तुकार कहते हैं, ठीक है। तो उसी के जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वास्तुकार थे फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी, फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोडी। चलिए अब हो गया काम हमारा, अब हमारा काम हो गया, एकदम आसान हो गया। ये तो थी कुछ खास बातें। अब आइए अमेरिका की सैन्य शक्ति पर डालते हैं नजर, क्योंकि अमेरिका है सुपर पावर, ठीक है, खुद को डिक्लेयर तो करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि उसी के 4 राष्ट्रपतियों की हत्या भी हो गई, तो बनता है सुपर पावर, ठीक। चलिए अमेरिका की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाते हैं, किसका, सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाते हैं, अर्थात उसकी मिलिट्री पावर कितनी है। मिलिट्री पावर के मामले में सबसे पहले आती है उसकी एयरफोर्स। अगर हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं दुनिया में, तो फर्स्ट रैंक तो यूएसए की है, किसकी है, यूएसए की है, और सेकंड किसकी है, चाइना की है, सेकंड किस, सॉरी रसिया की, सेकंड इसमें कौन आएगा, रसिया आएगा, ठीक है, सेकंड कौन आएगा, रसिया अर्थात रूस आएगा। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आएगा चाइना, थर्ड कौन आएगा, चाइना। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आएगा आपका इंडिया, फोर्थ कौन आएगा, इंडिया। ये हो गई एयरफोर्स की बात, ठीक है। अगर हम बात कर लें नेवी की, अगर हम बात कर लें नेवी की, तो नेवी में फर्स्ट पर भी यूएसए ही आएगा, फर्स्ट पर कौन आएगा, यूएसए आएगा नेवी में, ध्यान दीजिएगा। और फिर सेकंड पर कौन आएगा, रसिया आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, रसिया आएगा अर्थात रूस आएगा, सेकंड पर कौन आएगा, रसिया आएगा अर्थात रूस आएगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड पे आएगा चाइना, थर्ड पे कौन आएगा, चाइना। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे आएगा जापान, फोर्थ पे कौन आएगा, जापान। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ पर आएगा ब्रिटेन, या फिर मैं इसे यूके लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, यूके लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ पे आ जाएगा आपका फ्रांस, सिक्स्थ पे कौन आएगा, फ्रांस, ठीक। अगर हम बात करें सेवंथ रैंक पर है इंडिया, सेवंथ रैंक पर कौन है, इंडिया। इसलिए मैंने सबकी रैंकिंग बताई ताकि इंडिया तक पहुंच सके, ठीक। अब हम बात करेंगे आर्मी की, तो आर्मी के मामले में अमेरिका, मैंने कहा ना कि सुपर पावर है, तो इसलिए हवा हवाई बातें ज़्यादा होगी। हवा हवाई का बातें का मतलब ज़्यादा है कि उसके पास एयरफोर्स की शक्ति ज़्यादा है। लेकिन आर्मी की शक्ति की बात करें तो आर्मी में सबसे नंबर 1 जो है, आर्मी में सबसे नंबर 1 जो है वो है चाइना, आर्मी में नंबर 1 कौन है, चाइना। सेकंड पर कौन है, इंडिया, सेकंड पर कौन है, इंडिया। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड पर आता है आपका यूएसए, थर्ड पर कौन आता है, यूएसए आता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हो गई पावर्स की बात। कौन सी पावर भैया, मिलिट्री पावर किसके पास कितनी है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, देख लिया। यहाँ तक कि अमेरिका अपनी आर्मी स्पेस से लड़ाना चाहता है, ठीक है, विकास तो काफी तेजी से कर रहा है। देखो
कहाँ तक इनका विकास जाके रुकता है, और कई बार विकास तो विनाश पे जाकर रुकता है। देखो क्या होता है। ठीक, तो ये हो गई अमेरिका की सैन्य शक्ति। ये क्या होगी, अमेरिका की सैन्य शक्ति। अब हम लोग बात करेंगे इसके न्यूक्लियर पावर की, परमाणु शक्ति की। हम लोग बात करेंगे इसके परमाणु शक्ति अर्थात न्यूक्लियर पावर की। इसके पास न्यूक्लियर पावर कितनी है और परमाणु शक्ति का है। यहाँ पे लिखे हम लोग पहली टेस्टिंग कब करी इसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की, तो 16 जुलाई 1945 को। ठीक है, 16 जुलाई 1945 को उन्होंने अपनी टेस्टिंग करी और वो जगह थी मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, इतना याद रखेंगे, मैक्सिको में ई रहता है। ठीक है, ई। ठीक, मैक्सिको, वहाँ की खाड़ी में इन्होंने टेस्टिंग करी। दुर्भाग्य की बात है कि 20 दिन बाद इनको प्रयोग भी करना पड़ गया। 6 अगस्त 1945 को इन्होंने 6 अगस्त 1945 को इन्होंने जापान के हिरोशिमा शहर पर, इस पर हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त 1945। ठीक, 6 अगस्त 1945 को। दूसरा इन्होंने कब गिराया, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर। जापान के नागासाकी पर इन्होंने दूसरा परमाणु बम गिराया था। ठीक, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर पावर्स रखते कितनी है, रैंक कितनी है इसके पास न्यूक्लियर पावर रखने की। ठीक है, अगर हम रैंक बात कर लें तो रैंक वाइज बात करेंगे तो नंबर 1 पर जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो है रसिया। नंबर 1 कौन है, रसिया, उसके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स हैं। सेकेंड कौन है, सेकेंड पर है आपका यूएसए। थर्ड कौन है भैया, थर्ड की बात करेंगे तो चाइना। थर्ड की बात करेंगे हम लोग तो चाइना। चाइना के पास क्या है, इसके बाद सबसे ज्यादा हथियार हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ पर आता है फ्रांस। फोर्थ पर आता है फ्रांस। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आता है यूके। और अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ पे आता है बेकार किस्म का देश, पाकिस्तान। ठीक है, और सेवंथ पे बात करें तो सेवंथ पे बात करेंगे तो हम लोग इंडिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंडिया पहुंच जाएंगे। एट की बात करें, एट्थ की बात करें तो आता है इजराइल। एट्थ की बात करें तो हम लोग कौन सा देश आता है, इजराइल जो है वो 8वें नंबर पर आता है। ये सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा हैं, घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास, दूसरा अमेरिका के पास, तीसरा चाइना के पास। ठीक है, चलिए तो अब कुछ और रिकॉर्ड भी देखते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अमेरिका की जो लॉस एंजल्स शहर है, अमेरिका का जो लॉस एंजल्स शहर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हॉलीवुड सिटी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हॉलीवुड सिटी कहा करते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, हॉलीवुड सिटी कहा करेंगे। ठीक है, उसी ढंग से जैसे हम लोग न्यूयॉर्क को न्यू एम्स्टर्डम कहते हैं, न्यूयॉर्क को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू एम्स्टर्डम कहते हैं। न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है भैया, न्यूयॉर्क को कहा जाता है न्यू एम्स्टर्डम। न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है, न्यू एम्स्टर्डम कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किस देश को मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा नोबेल जो मिला है वो अमेरिका को ही मिला है, अमेरिका के ही नागरिकों को मिला है। उसका कारण मैं अभी बताऊंगा। अमेरिका के नागरिकों को 388 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। उसका कारण मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। देखो, दुनिया का लगभग हर एक आदमी, ठीक है, विश्व का लगभग हर एक आदमी अमेरिका की नागरिकता लेने की कोशिश करता है। ठीक है, जितने वैज्ञानिक भी हैं भाग जाते हैं अमेरिका रिसर्च करने के लिए। ठीक, इस वजह से अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। नोबेल प्राइज देता कौन है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्वीडन। ठीक है, तो अमेरिका के बाद अगर हम लोग बात करें तो आता है ब्रिटेन का नंबर, फिर जर्मनी का नंबर। ठीक है, अमेरिका के बाद किसका नंबर आता है, अमेरिका के बाद नंबर आता है यूके का। और यूके के कितने मिले हैं, 133। यूके को कुल कितने नोबेल मिले हैं, 133 नोबेल मिले हैं। फिर नंबर आता है जर्मनी का,
फिर नंबर किसका आता है, जर्मनी का, जिसको मिले हैं 109 नोबेल मिले हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करें, भारत में अब तक कुल नोबेल कितने आ चुके हैं, भारत में कुल नोबेल आए हैं 12। भारत में कुल कितने नोबेल आए हैं, 12। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अब हम लोग इसकी स्पेस एजेंसी को देख लेते हैं, नासा। किसको देखेंगे, नासा। नासा का पूरा नाम याद रखिएगा, ग्रुप डी का एग्जाम में क्या पता यही पूछ दे, क्योंकि ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज जल्दी कोई बताता नहीं है। तो नासा का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बनी कब थी, ये बनी थी 29 जुलाई 1958 को। ये बनी कब, 29 जुलाई 1958 को, 1958 को नासा की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था वाशिंगटन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। लेकिन जहां से इसकी सबसे ज्यादा लॉन्चिंग होती है, जहां से अपने स्पेस मिशन भेजता है, वो जगह है जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर। जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है, ये फ्लोरिडा में। कहाँ पर, फ्लोरिडा में है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी ध्यान रखिएगा कि जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है, फ्लोरिडा में है। ठीक, अमेरिका में चलिए हम कुछ उम्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, उम्र सीमा की बात करेंगे। ये उम्र सीमा जानना बड़ा जरूरी है, ये उम्र सीमा जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि नहीं कि ये परीक्षा में आ जाएगा। अगर परीक्षा में नहीं आता है, इसके आने का चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जानते रहेंगे तो हमारा ही फायदा है। वो कैसे, क्योंकि कभी अमेरिका अगर जाना पड़ा तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप 16 साल के हैं, अमेरिका में अगर आप 16 साल के हैं तो आप कार चलाने के लिए वैलिड है। ठीक है, अर्थात आपको कार का ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। 18 साल के हैं तो वोट दे सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो बंदूक भी रख सकते हैं अपने पास, गन भी रख सकते हैं। ठीक, और अगर आप 21 साल के हैं तो शराब खरीद कर पी सकते हैं। उससे कम उम्र के लोगों को वहाँ पर शराब नहीं मिलती है। इससे कम उम्र के लोगों को वहाँ पर शराब नहीं मिलती है। अगर हम बात करें अमेरिका के सबसे बड़े आबादी वाले शहर, ठीक है, अमेरिका के सबसे बड़े आबादी वाले शहर, वही टॉप 3 शहर हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो, यही तीनों अमेरिका के आबादी वाले मुख्य शहर हैं, जो सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क को बिल्डिंग्स का शहर कहा जाता है। लॉस एंजल्स को क्या कहा जाता है, हॉलीवुड सिटी, क्योंकि हॉलीवुड की सर्वाधिक फिल्में लॉस एंजल्स में ही बनती है। हॉलीवुड का मतलब मैं ये कह सकता हूँ, लॉस एंजल्स का फिल्मों की दुनिया में वही स्थान है जो भारत की मुंबई का है। ठीक है, जो भारत की मुंबई का है। तो कहाँ पर चले, अमेरिका के आबादी वाले नगर, कहाँ पर, आबादी वाले 3 शहर, आबादी वाले शहर। अमेरिका के टॉप 3 शहर कौन कौन से हैं, पहला सबसे बड़ा जो शहर है वो है न्यूयॉर्क, ये तो पता ही होगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है लॉस एंजल्स। ठीक है, दूसरा कौन सा है, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में क्या होने जा रहा है, 2028 में ओलंपिक। 2028 में क्या होने जा रहा है, ओलंपिक होने जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो। तीसरा कौन सा है, शिकागो। तीसरा कौन सा है, शिकागो है। ठीक, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो अलास्का है वहीं पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंट मैकिनले। क्या कहते हैं, माउंट मैकिनले कहते हैं। अलास्का में पर्वत श्रृंखला पाई। लेकिन अगर आपसे पूछे अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अलास्का नहीं होगा। ठीक है, वो तो उसकी ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले। लेकिन अगर अमेरिका की पर्वत श्रृंखला पूछे तो अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है रॉकी। ठीक है, अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, रॉकी। ठीक, केजीएफ वाला रॉकी नहीं भी है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला होगी,
पर्वत श्रृंखला वो कौन सी होगी? रॉकी। अमेरिका की पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? जिसको हम लोग रॉकीज भी कहते हैं, ठीक है, रॉकीज। जैसे दक्षिण अमेरिका में कौन सी होती है? एंडीज, उसी ढंग से उत्तर अमेरिका में रॉकीज, ठीक है। अगर यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं प्रेयरीज, या फिर प्रेयरी ही कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जय लगाते हैं या नहीं लगाते, उनकी बात अलग है, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेयरीज। अमेरिका में जो भी चक्रवात आता है उसे हरिकेन कहा जाता है। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में आए हुए चक्रवात को क्या कहा जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आता है तो क्या कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी। अलास्का को उन्होंने कब खरीदा? 1867 में खरीदा। किससे खरीदा? रूस से खरीदा। 7.2 मिलियन डॉलर की राशि में, जो आज के समय पे 200 करोड़ से कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। बस हो गया। और थोड़ी बहुत कुछ अलग फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अलग फैक्ट का मतलब यह बहुत कम चांसेस होते हैं उनके पूछने के, लेकिन होते हैं, चांसेस होते हैं। जैसे विश्व का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट अगर पूछा जाए, ठीक है, बिजी एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं दुबई वगैरह का मत लिख दीजिएगा, वो जो सबसे बड़ा है शेख खालिद वाला वो नहीं है, ठीक है। तो बिजी एयरपोर्ट जो है वो है अटलांटा एयरपोर्ट, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका के प्रांत जॉर्जिया में, ठीक है, अमेरिका के प्रांत जॉर्जिया में है अटलांटा एयरपोर्ट, जो विश्व का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, ठीक। अगर हम लोग देखें भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट तो नई दिल्ली इंदिरा गांधी वाला, सीधी सी बात, इंदिरा गांधी नई दिल्ली वाला सबसे बिजी एयरपोर्ट है। और विश्व में बात करें इंदिरा गांधी वाले का नंबर कौन सा आता है? अगर हम विश्व बात करें तो 20वें नंबर पर आता है। उसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बात हो गई। फिर बात आती है विश्व की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी, विश्व की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी, विश्व की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी, विश्व की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी ये कब बनी? ये बनी थी 1878, 1878 में बनी। कहाँ पर बनी? अमेरिका में। कहाँ पर बनी? अमेरिका में बनी। इसमें केवल एक पेज था। कितना था? एक पेज था और 50 लोगों का नाम था। इसमें केवल एक पेज था और 50 लोगों का नाम था। पहली बार टेलीफोन डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अगर आप लोगों से दो चीजें और पूछे, जैसे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछे किसके बारे में भैया, वाशिंगटन किसके किनारे है? वाशिंगटन किसके किनारे है? तो वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। ये दोनों शहर भी आप लोग याद रखेंगे। वे भारत में या फिर पूरी दुनिया से 23% या फिर 23 लाख हिंदू रहते हैं अमेरिका में। क्या? 23 लाख हिंदू रहते हैं। अब आप कहेंगे सर आप हिंदू धर्म दिखाने लगे। नहीं, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई किसी से कोई लेना देना नहीं। पढ़ाने के बाद मेरा धर्म आता है, ठीक है। तो 23 लाख जो हिंदू हैं, ठीक है, 23 लाख जो हिंदू हैं, इनका जिक्र इसलिए क्योंकि सबसे शिक्षित और सबसे अमीर अमेरिका में यही लोग हैं, ठीक है। अमेरिका में सबसे शिक्षित और सबसे अमीर यही लोग हैं। 23 लाख हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा अमीर भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिक्षित भी हैं और सबसे ज़्यादा अमीर भी हैं। तो कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ तक अब कोई समस्या नहीं है। धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। धर्म मेरे इस पढ़ाने के दौरान से तो परे है, ठीक है। चलो, अमेरिका में एक खास बात और है। 1964 से इनका एक क्विज गेम शो चल रहा है। क्विज गेम शो, ठीक है, टीवी शो, ठीक है। कैसा शो? टीवी शो। क्विज गेम शो का मतलब जैसे कौन बनेगा करोड़पति,
ठीक है, वो भी क्या है, क्विज गेम है जो टीवी पर शो होता है। ठीक है, तो क्या है, क्विज गेम शो है ना। तो ये 1964 से चला आ रहा है, अभी तक नहीं बंद हुआ। इसका क्या नाम है, जियोपार्डी। क्या नाम है, जियोपार्डी। अब इस गेम के बारे में आप लोगों को एक चीज बताऊं, 1964 से चला रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो है, विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो, लंबे समय तक चलने वाला टीवी शो। ठीक है, बस ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोग जरूर नोट करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने तहलका मचा दिया था, और अभी भी इसका नाम जो है पूरी दुनिया में, हालांकि कई इनके बारे में गलत इनकी आदतें रही हैं, जैसे शराब पीना, मारपीट करना, झगड़ा करना, फिर भी इसके बावजूद पूरी दुनिया का हर ओलंपियन इन्हीं के रिकॉर्ड की ओर देखकर मतलब मायूस सा हो जाता है। उसे लगता ही नहीं कि इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, असंभव सा लगता है। तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे लेना जरूरी समझा। वो है माइकल फेल्प्स। क्या नाम भैया, माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स के नाम पर एक रिकॉर्ड है कि इन्होंने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने, 28 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक में कदाचित शायद कोई ये रिकॉर्ड तोड़ भी दे, ये रिकॉर्ड शायद कोई तोड़ भी 28,29 कर सकता है, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा भारी पड़ेगा। वो है बीजिंग ओलंपिक 2008 का। कौन सा, चाइना के बीजिंग में हुआ था ओलंपिक, जो कब हुआ, 2008। कब हुआ, 2008 में। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। कितने, 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और इनका खेल कौन सा है, किस खेल में इन्होंने जीता था, तो स्विमिंग में। किस खेल में इन्होंने जीता था, तो स्विमिंग में, अर्थात तैराकी में इन्होंने क्या किया था, इतने गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, जब भी स्विमिंग के लिए आप वो ओलंपिक के खेलों को देखेंगे, तो जब स्विमिंग करने जो उतरता है स्विमर, उसकी आंखों के आगे ग्लास लगा दिए जाते हैं, चश्मे लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि आंखों को सुरक्षा मिलती रहे और आसानी से तैर सके। लेकिन जब बीजिंग में तैर रहे थे, तो ग्लास फूट कर उनकी आंख के पास समझ लीजिए अंदर ही चला गया, टूट कर लग गया, दिख नहीं रहा था। बावजूद इसके इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए थे, कमाल कर दिया था इन्होंने। तभी से दुनिया इनसे दंग रह गई, तभी से दुनिया इनसे दंग रह गई। ठीक है, अमेरिका में 1924 तक, 1924 तक भारतीयों को नागरिकता नहीं दी जाती। अमेरिका में भारतीयों को नागरिकता नहीं मिलती थी। और ये कब की बात है, ये बात है 1924 की। ये कब की बात है, 1924। तो भारतीयों को नागरिकता देना अमेरिका ने कब शुरू किया, 1924 में इन्होंने भारतीयों को नागरिकता देना शुरू किया था। ठीक है, और अगर हम बात कर लें क्या कहते हैं, हाँ, अमेरिका में बच्चों का रेशियो क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा सा फैक्ट में बताऊँ, प्योर फैक्ट की जानकारी है, आप लोग इसको जानते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। जैसे यहाँ प्रति घंटे में 100 डिवोर्स हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा तलाक हो जाते हैं हर घंटे में। ठीक है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हर घंटे में 100 तलाक, कोई मजाक बात नहीं है। ठीक है, हर घंटे में 100 तलाक, हर 45 सेकंड में एक घर में आग सुनाई देती है। ठीक है, हर 45 सेकंड में किसी न किसी घर में आग लग जाती है। ठीक है, किसी न किसी ने घर में आग लग जाती है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, हर घंटे क्या होता है, 100 तलाक हो जाते हैं, अर्थात 100 डिवोर्स हो जाते हैं, विवाह विच्छेद हो जाते हैं। अमेरिका की 40% महिलाएं शादी से पहले ही बच्चों को जन्म दे देती हैं, अर्थात अविवाहित महिलाएं क्या करती हैं, शादी से पहले ही जन्म हो जाता है 40% बच्चों का। इसीलिए वहां पर देखेंगे आप लोग, ऐसे अनाथ बच्चों की समस्या बहुत ज्यादा है, ऐसे अनाथ बच्चों की बहुत ज्यादा समस्या है। आज का आखिरी फैक्ट ये है कि विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक, ठीक है, पर्यटक किस देश में आते हैं, तो पर्यटक अगर आएंगे देशों में तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पहले तो आते हैं, सबसे नंबर 1 पर है फ्रांस, दूसरे नंबर पर आता है स्पेन,
दूसरे नंबर पर आता है स्पेन और तीसरे नंबर पर अमेरिका। तीसरे नंबर पर कौन आता है? अमेरिका। ये सबसे ज़्यादा पर्यटक आने के मामले में स्थान में सूची में जगह रखता है। ठीक, तो ये था भैया अमेरिका। इसके बारे में हम लोगों ने एकदम अच्छे से एकदम फिनिश कर दिया है। और शायद ही कुछ इसके बारे में पढ़ना, चाहे राष्ट्रपति हूँ, चाहे उसका संविधान हो, चाहे उसके फैक्ट हो, चाहे उसके झीलें हों, ठीक है, चाहे उसकी नदियाँ। नदियों के बारे में थोड़ा सा मेरी एक क्लास और हुई है, वो देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर मैं कभी नदियाँ करा दूंगा, विश्व की नदियाँ, अमेरिका की 3-4 उसमें से उठा लूंगा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अमेरिका के बारे में सारी जानकारी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, सब लोगों को इसका लाभ मिले। और मिलेंगे सुबह कल करंट अफेयर के साथ। तब अब तो रात के 12 बज गए हैं शायद, तो इसलिए आज ही मिलेंगे अभी सुबह 6 बजे करंट अफेयर के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ सारे देशों को बारी बारी से अगर करा दूँ, 20 देश और भारत के 28 राज्य करा दूँ, तो आपका कंप्लीट स्टैटिक तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे कंटेंट को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कंटेंट मिलेगा तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। मिलते हैं सुबह 6 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।